नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। सीटेट की परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित होने वाली है और चूंकि दिसंबर तो आज से लग ही गया है, इसी को आधार बना करके हम सीडीपी विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसकी प्रश्नोत्तर सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, इसके प्रश्नोत्तरों को लगा रहे हैं और अभी तक हमने अपनी 10 कक्षाओं में पूरे 300 प्रश्नों का अभ्यास किया है। आज हमें 301 से लेकर के 330 तक के प्रश्नों का अभ्यास अपनी 11वीं कक्षा में करना है और मैं आपको सीडीपी से संबंधित और भी मटेरियल लेकर के आने वाला हूं, जिसमें एक एक मनोवैज्ञानिकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण और मुख्य प्रश्न हैं वो भी लेकर के आऊंगा और कौन से संप्रदाय कब बने, कैसे उपस्थित हुए, वो भी लेकर के आऊंगा और विभिन्न प्रकार के अधिगम इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को भी लेकर के आऊंगा। और यदि समय शेष रहता है तो आपके सामने सामाजिक विज्ञान जो कि दूसरे पेपर में एसएसटी आती है वो भी लेकर के जितना संभव हो सकेगा आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। 301 नंबर का प्रश्न, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना। ऑप्शन बी, उपचारात्मक कार्यक्रम की खास प्रकृति की आवश्यकता। ऑप्शन सी, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता करना। या ऑप्शन डी, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। बोलिए, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता करना। क्या हो जाएगा? अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता करना वही नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 302 नंबर का प्रश्न, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए, प्रत्यक्षण। बी, समायोजन। सी, समावेशन। या फिर डी, स्कीमा। बोलिए, तो ऑप्शन सी, समावेशन। क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। चलिए 303 नंबर का प्रश्न, सीसीई में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल्य मूल्य का क्रमशः कितना प्रतिशत होता है? किसका? औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल्य मूल्य का क्रमशः कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए, क्रमशः 40% और 60%। बी, क्रमशः 60% और 40%। सी, क्रमशः 50% और 50%। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। बोलिए, तो कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए, क्रमशः 40% और 60% होता है। 304 नंबर का प्रश्न, कोहलर वर्ग के अनुसार सही और गलत दोनों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या सही और गलत इनके बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन प्रक्रिया शामिल होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, सहयोग की नैतिकता। ऑप्शन बी, नैतिक तर्कणा। ऑप्शन सी, नैतिक यथार्थवाद। या फिर डी, नैतिक दुविधा। तो इसे कहा जाता है नैतिक तर्कणा। इसी में ही बच्चा तर्क वितर्क के माध्यम से कि नैतिक क्षेत्र में क्या सही है क्या गलत है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नैतिक तर्कणा। चलिए अगला प्रश्न 305 नंबर का, समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? क्या प्रश्न है? समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, आकांक्षाओं की पूर्ति। ऑप्शन बी, आधारभूत नियमबद्धता का विकास। ऑप्शन सी, क्षमता एवं योग्यताओं का विकास। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। बोलिए, समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आकांक्षाओं की पूर्ति,
आधारभूत नियमबद्धता का विकास, क्षमता एवं योग्यताओं का विकास, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया समाजीकरण का उद्देश्य इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो आकांक्षाओं की पूर्ति, ना आधारभूत नियमबद्धता का विकास, ना ही क्षमता एवं योग्यताओं का विकास। चलिए 306 नंबर का प्रश्न। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त और यह किसमें सहायता करती है। क्या सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने की सलाह क्यों दी जाती है? पहली बात तो यह क्या विशेषता आ गई कि यह सीखने को सरल बनाता है, लेकिन सीखने को सरल बनाने के अतिरिक्त और यह किसमें सहायता करता है? कौन? सामूहिक गतिविधियां। तो ऑप्शन ए दुश्चिंता में सहायता करती हैं, ऑप्शन बी समाजीकरण में सहायता करती हैं, ऑप्शन सी मूल्य द्वंद्व में सहायता करती हैं, या फिर डी आक्रामकता में सहायता करती हैं। बोलिए। तो भैया जो सामूहिक गतिविधियां हैं वे अध्ययन को, सीखने को सुगम बनाती तो हैं, इसके अलावा समाजीकरण में भी सहायता करती हैं। कौन? सामूहिक गतिविधियां। जब बच्चा समूह में रहता है, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो बच्चा निश्चित रूप से समाजीकरण को सीखता है। चलिए 307 नंबर का प्रश्न। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रश्न क्या है? जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मैंने आपको इसके पहले जो हमारी पहली कक्षा हुई थी उसमें मैंने टर्मन के हिसाब से आपको एक सारणी बताई थी कि जो उच्च बुद्धि बालक है, सामान्य बुद्धि बालक है, पिछड़ा बुद्धि बालक है, जड़ बुद्धि बालक है, इनकी बुद्धि लब्धि कितनी कितनी होती है। चलिए तो यहाँ प्रश्न पूछा है जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ऑप्शन ए 70 से कम, बी 25 से 50 के बीच, सी 25 से कम, या डी 80 से 90 के बीच। तो बोलिए जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 25 से कम होती है। कितनी? 25 से कम होती है जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 308 नंबर का। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? बोलिए विकास को आकार किसके अलावा, यानी किसको छोड़ करके सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उस ऑप्शन को ढूंढना है, उस बिंदु को ढूंढना है जो वातावरणीय कारक विकास को आकार देने में समर्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए पौष्टिक की गुणवत्ता, बिल्कुल ये वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। ऑप्शन बी संस्कृति भी, सी शिक्षा की गुणवत्ता भी, तो डी शारीरिक गठन। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शारीरिक गठन वह चीज है कि जो कि वातावरणीय कारक है और विकास को आकार देने में असमर्थ नहीं है। चलिए 309 नंबर का प्रश्न। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान क्या है? क्या? फिर से, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान क्या है? तो ऑप्शन ए वाणिज्यिक शिक्षणालय, ऑप्शन बी बालवाड़ी, ऑप्शन सी पब्लिक स्कूल, या फिर डी लैटिन स्कूल। बोलिए क्या है इनका मुख्य उद्देश्य? तो मैंने शायद आपको बताया था फ्रोवेल किंडरगार्टन विधि, बालवाड़ी, ठीक है ना। तो इन्होंने बालवाड़ी सबके सामने उपस्थित की, किंडरगार्टन विधि उपस्थित की, तो बालवाड़ी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 310 नंबर का प्रश्न। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के निम्न में से किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। और भौतिक वस्तुओं में से किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी संख्या, और ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बोलिए। तो भैया जब बाल्यावस्था में बच्चा आता है तो वह द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र इनमें परिवर्तन को
भली भांति समझने लगता है। चलिए 311 नंबर का प्रश्न, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य में अंतर नहीं कर पाता है तो यह कैसा है, माने किस प्रकार का दोष है। क्या कहा, यदि बच्चा 16 को 61 लिख रहा है, 6 को डी लिख रहा है, इनमें भेद नहीं समझ पाता है तो यह किस प्रकार का दोष है। तो यह दृष्टि दोष है। ऑप्शन बी सीखने में अक्षम है बच्चा, ऑप्शन सी मानसिक दोष, या फिर डी मानसिक क्षय। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि वह बच्चा भी सीखने में अक्षम है, क्योंकि वह 16 को 61 लिख रहा है, 6 और डी के बीच में अंतर नहीं समझ पा रहा है। एक मैं 5 मिनट का वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपके सामने अधिगम से संबंधित जितने भी विकार होते हैं, पठन विकार, लेखन संबंधी विकार, और उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं, वो आपके सामने रखूंगा। चलिए, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि सीखने में अक्षम। 312 नंबर का प्रश्न, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। किसमें, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी दर, ऑप्शन सी अनुक्रम, या फिर डी ये सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि ये सभी, माने अनुक्रम की भी आवश्यकता है, दर की भी आवश्यकता है, और रूप माने विकास के साथ परिप्रेक्ष्य में जो समय के साथ होने वाले परिवर्तन हैं उनमें क्या शामिल है। तो भैया रूप में भी चेंज आता है, दर में भी चेंज आता है, और अनुक्रम में भी चेंज आता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। 313 नंबर का प्रश्न, आदत किसे कहते हैं। तो भैया आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह व्यवहार स्वचालित हो जाता है, माने ऑटोमेटिक होने लगता है। क्या, फिर से, आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह व्यवहार स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक होने लगता है। और एक समय यह आता है कि व्यक्ति यदि वो कार्य नहीं करे तो फिर उसको दिक्कत होने लगती है। जैसे किसी व्यक्ति को चाय पीने की आदत है, एक बार पी कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 बार पी लेता है तो कोई नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको 10-10 बार चाय पीने की आदत दिन में होती है, और यदि उनको दिन में चाय नहीं मिले या सुबह उठ करके साथ चाय नहीं मिले, थोड़ा समय हो जाए तो उनका सिर दुखने लगता है। तो आदत है, क्यों, क्योंकि वो इतनी अधिक बार दोहराया गया कि वह उनके व्यवहार में ऑटोमेटिक आ गया, स्वचालित हो गया। तो आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह स्वचालित हो जाता है। इस शब्द को ध्यान रखना, स्वचालित और दोहराना। तो ये कथन किसने दिया है, बहुत ही अच्छा कथन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन ए H.E. ग्रेट, ऑप्शन बी M.R. लेडेल, ऑप्शन सी H.J. आइजनेक, या फिर डी स्किनर। बोलिए किसका कथन है आदत के संबंध में। तो ऑप्शन ए H.E. ग्रेट का, H.E. ग्रेट का कथन यह आदत के संबंध में किया गया है। 314 नंबर का प्रश्न, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। क्या, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। ये प्रश्न भी मैं आपको करा चुका हूं, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी शैशवावस्था को, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो बोलिए खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु से संबोधित किया जाता है। 315 नंबर का प्रश्न, मानसिक तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष उपाय क्या है। क्या, 315 नंबर का प्रश्न क्या है, मानसिक तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष उपाय क्या है। ऑप्शन ए बाधाओं को नष्ट करना या दूर करना, ऑप्शन बी अवधान प्राप्ति की युक्ति, ऑप्शन सी अन्य मार्ग खोजना या कार्यविधि में परिवर्तन करना, या फिर डी उपरोक्त सभी। बोलिए
मानसिक तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष उपाय क्या है? तो भैया बाधाओं को नष्ट करना या दूर करना। बहुत अच्छी बात है। यदि हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं तो तनाव से मुक्त तो वैसे ही हो जाएंगे। अवधान प्राप्ति की उक्ति भी सही है। अन्य मार्ग खोजना या कार्य विधि में परिवर्तन कर देना, ये भी सही है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 316 नंबर का प्रश्न, संवेदी पेशीय अवस्था कितने वर्ष तक होती है? कौन सी? संवेदी पेशीय अवस्था कितने वर्ष तक होती है? तो ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 से 12 वर्ष तक, या ऑप्शन डी 12 से अधिक। बोलिए, संवेदी पेशीय अवस्था कितने वर्ष तक होती है? तो ऑप्शन ए 0 से लेकर के 2 साल तक की उम्र तक संवेदी पेशीय अवस्था होती है। चलिए 317 नंबर का प्रश्न, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन ए शिक्षार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। बिल्कुल, ये सीखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर होगा तो फिर उसको आकर के अनेक प्रकार की बीमारियां खड़ी हो सकती हैं, तो इस कारण से अध्ययन कर नहीं सकता। मानसिक स्वास्थ्य, यदि विद्यार्थी मेंटल रूप से ठीक नहीं है तो भी वह नहीं सीख सकता है। तो सीखने में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी प्रेरणा और उपलब्धि का भी प्रेरणा स्तर, बिल्कुल ये भी चाहिए। उत्सुकता और इच्छा शक्ति, इसके बिना तो कभी कुछ सीखा ही नहीं जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। तो सीखने में प्रभावित सभी करते हैं, शिक्षार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का भी प्रेरणा स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, इसलिए उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 318 नंबर का प्रश्न, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए खेल के मैदान में, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी गृह में, या ऑप्शन डी ऑडिटोरियम में। बोलिए, तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, या ऑडिटोरियम में। मुझे जहां तक ख्याल है इसके पहले मैंने इस प्रश्न को कराया है और वहां शायद इसका उत्तर गलत लगा दिया था, वहां खेल के मैदान कर दिया था। तो आप इसको सही कर लें तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। यदि वहां खेल के मैदान कराया है तो उसे विद्यालय एवं कक्षा में कर लें, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जाता है। चलिए 319 नंबर का प्रश्न, विद्यालय में कक्षा का वातावरण कैसा हो सकता है? ऑप्शन ए प्रजातंत्रात्मक वातावरण भी हो सकता है, निरंकुशवादी वातावरण, स्वतंत्रता का वातावरण, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि कक्षा में सभी प्रकार का वातावरण हो सकता है। 320 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बोलिए, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, सी संतुलीकरण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए, तो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व ऑप्शन ए सामाजिक संचरण नहीं है। चलिए 321 नंबर का प्रश्न देखते हैं, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किसके संबंध में? विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी दिशा सिर से पैर की ओर, ऑप्शन डी वर्तुलाकार गति। तो भैया कौन सा कथन गलत है? तो भैया विकास के संबंध में वर्तुलाकार गति से विकास होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
दिशा सिर से पैर की ओर होती है। बिल्कुल ठीक बात है, विकास सिर से पैर की ओर ही होता है। विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये कथन भी सही है। माने विकास की दृष्टि से तो ये सही है, लेकिन यहाँ पूछा है विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो भैया विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 322 नंबर का प्रश्न, विधायकता की मूल प्रवृत्ति इनमें से किस अवस्था में विकसित होती है? किसकी? विधायकता की मूल प्रवृत्ति इनमें से किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन ए शिशु अवस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी युवा अवस्था में, या ऑप्शन डी बाल्यावस्था में। बोलिए। तो विधायकता की मूल प्रवृत्ति इनमें से बाल्यावस्था में विकसित होती है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 323 नंबर का प्रश्न, गर्भाधान काल की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिंब, ऑप्शन सी बीजकरण, या ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। तो ये डिंब हो गया, बीजकरण हो गया, या भ्रूणावस्था हो गई, ये सब गर्भावस्था से ही संबंध रखने वाली अवस्था है। लेकिन जो शैशवावस्था है वह गर्भावस्था से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए 324 नंबर का प्रश्न, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? किसकी? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, समूह में रहने की, अनुकरण करने की, यहाँ छूट गया है, ठीक है, या फिर खेलने की। तो बोलिए भैया, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता समूह में रहने की नहीं है, क्योंकि बच्चे इस समय अनुकरण करता है, खेलता है, सब कुछ करता है, लेकिन समूह में रहने की प्रवृत्ति तब तक विकसित नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 325 नंबर का प्रश्न, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? किसकी? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास, या ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। बोलिए। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? कि मन एवं शरीर का विकास। क्या? मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। चलिए 326 नंबर का प्रश्न, इनमें से शैशवावस्था काल में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? किसमें? शैशवावस्था काल में। ऑप्शन ए सहयोग लेना, बिल्कुल सही। अनुकरण करना, ये तो मुख्य गुण है, बिल्कुल सही। आश्रित होना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए 327 नंबर का प्रश्न, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? बोलिए। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए पैर का, बी सिर का, सी धड़ का, या फिर डी सभी का। बोलिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो विकास होता है बच्चे का वह सिर से पैर की ओर होता है, तो गर्भ में भी सबसे पहले किसका निर्माण होगा? सिर का निर्माण होता है, उसके बाद में शेष सभी अंगों का निर्माण क्रमशः होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण सिर का होता है। 328 नंबर का प्रश्न, एक सामान्य बालक कितने माह में बोलना सीख जाता है? ऑप्शन ए 11 माह में, बी 16 माह में, सी 20 माह में, या डी 24 माह में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 11 माह में। चलिए 329 नंबर का प्रश्न, जन्म के समय शिशु में निम्न में से कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 300, या ऑप्शन डी 320। बोलिए। तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन सी 300 हड्डियां शिशु में पाई जाती हैं। चलिए 330 नंबर का और आज का आखिरी प्रश्न, कोई बच्चा सबसे पहले
निम्न में से कौन सी भाषा सीखता है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा या फिर ऑप्शन डी सांकेतिक भाषा। बोलिए। तो भैया कोई भी बच्चा जो भी होगा सबसे पहले मातृभाषा को ही सीखेगा और भी किसी भाषा को नहीं। तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमारी 11वीं कक्षा पूर्ण होती है बाल विकास पर आधारित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। अब मैं इसकी कक्षाएं कोशिश करूंगा आपके सामने लेकर के आऊं, अन्यथा इससे संबंधित कोई अन्य विषय भी लेकर के आपके सामने आ सकता हूं, लेकिन समय हमारा वही रहेगा प्रातः 10 बजे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।